हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक सेल्फ एजुकेशन क्रैश कोर्स की ओर से मेरा आपको नमस्कार। आपके पटवारी एग्ज़ाम के जनरल साइंस के फैक्टर के प्रीवियस ईयर पेपर हैं, या कह सकते हैं जो आपके साइंस में तो कुछ सिलेबस चेंज होता ही नहीं है और ना ही इसमें कोई करंट अफेयर वगैरह कुछ जैसा ऐड होता है, तो आप इसको लेटेस्ट भी समझ सकते हैं। और आपकी साइंस के जो पोर्शन है पटवारी के एग्ज़ाम में 20 मार्क्स का है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये आपके साथ सेशन लेके आए हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ लाइट एनर्जी इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य क्या है? तो आपके ऑप्शन कुछ इस तरह से हैं। एक्टिव क्लोरोफिल यानी पर्णहरित को सक्रिय करने में, स्प्लिट वाटर जल के अणु को तोड़ने में, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज ग्लूकोज के निर्माण में, ये रेड्यूस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन में। तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का मुख्य कार्य क्या है? तो ये होता है जल के अणु को तोड़ने में, यानी स्प्लिट्स वाटर। इसका ये राइट आंसर है। बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की। क्रेब्स साइकिल ऑपरेट्स इन क्रेब्स चक्र संपूर्ण होती है किसमें होती है? एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम में, क्लोरोप्लास्ट में, सेकंड ऑप्शन है। तीसरा है गोल्जी बॉय कॉय और माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो क्रेब्स साइकिल होती है जो संपूर्ण होती है कहाँ होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में संपूर्ण होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर है, इसका डी वाला। बात करते हैं रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन इन ए डॉर्सवेंट्रल लीफ। पृष्ठधारी पर्ण में वाष्प उत्सर्जन दर होती है, क्या होती है? तो आपके ऑप्शन है ग्रेटर एट द अपर स्पेस यानी ऊपरी सतह पर अधिक, पहला ऑप्शन। दूसरा ग्रेटर एट द लोअर सरफेस, निचली सतह पर अधिक। इक्वल एट बोथ द सरफेस यानी दोनों सतहों पर समान। ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है तो ग्रेटर एट द लोअर सरफेस यानी निचली सतह पर अधिक। जो वाष्प उत्सर्जन जो दर जो होती है वो निचली सरफेस पर अधिक होती है, तो इसका ये राइट आंसर है। बात करते हैं चौथी क्वेश्चन की। बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी, वृक्क की जो निस्पंदन इकाई है क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है यूरेटर मूत्र नलिका, ग्लोमेरुलस या मूत्रमार्ग यूरेथ्रा या कलेक्टिंग ट्यूबल्स। तो हमारी जो फोर्थ क्वेश्चन का जो राइट आंसर तो है ग्लोमेरुलस। जो वृक्क की जो निस्पंदन इकाई है या जो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट होती है तो उसको क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व यानी कपाल तंत्रिकाएं संख्या कितनी है? जो हमारे कपाल में जो संख्याएं होती हैं, तो कपाल में तंत्रिकाएं संख्या कितनी होती हैं? तो कपाल में जो तंत्रिकाएं संख्या होती हैं 12 यानी नंबर ऑफ क्रेनियल जो नर्वस होते हैं वो 12 होती हैं। पोटैटो इज ग्रोन फ्रॉम। आलू किससे वृद्धि करता है? आलू किससे वृद्धि करता है? कटिंग ऑफ एरियल स्टेम्स, वायु व्यय, तने की काट, या तनाव युक्त कंद की काट, या तनाव विहीन कंद की काट, या मूल की काट। जो तनावहीन कंद की काट से होती है तो आपके ये ऑप्शन है। तो इसका जो आलू किससे वृद्धि करता है? तो आलू जो है जो वृद्धि करता है कैसे वृद्धि करता है? तो इसका जो राइट आंसर है कटिंग ऑफ ट्यूबर हैविंग डिप्रेशन। जो तनाव युक्त कंद की काट से ये क्या होता है? वृद्धि करता है। बात करते हैं सेवंथ क्वेश्चन की। जो मेंडल ने मटर के पादपों में कितने प्रकार के विषम लक्षणों को निर्धारित किया है? यानी मेंडल नोटेड एज मेनी पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स एज पी प्लांट। जो कितने हैं? आपके ऑप्शन है 2, 5, 7 या 9। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो कितना है? 7 का सही। जो मेंडल ने मटर के पादपों में जो कितने प्रकार है? तो वो 7 प्रकार के विषम लक्षणों को निर्धारित किया है। विच वन इज रिसाइक्लेबल वेस्ट? कौन सा पुनर्चक्रित अपशिष्ट है? कौन सा पुनर्चक्रित अपशिष्ट है? आपके ऑप्शन है कागज़, फटा कपड़ा, या मेटेलिक प्लास्टिक डिस्कार्ड, या सभी। तो इसका जो राइट आंसर है तो ये सभी। जो रिसाइक्लेबल वेस्ट है पुनर्चक्रित अपशिष्ट, जैसे कागज़ को हम रिसाइकिल कर सकते हैं, फटे कपड़े को भी हम रिसाइकिल कर सकते हैं, प्लास्टिक का जो वेस्ट होता है तो उसको भी हम पिघलाकर एक तरह से रिसाइकिल में भी कर सकते हैं। तो इसके सारे आंसर सही हैं। मेजरमेंट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन इज मेड बाय। जल प्रदूषण का मापक किया जाता है किससे करते हैं? कॉलीफॉर्म गणना से, BOD द्वारा, या pH द्वारा, या सभी। तो जो राइट का आंसर है तो हम राइट इसको भी हम सभी से करते हैं। कॉलीफॉर्म गणना करके भी हम जल प्रदूषण का मेजर कर सकते हैं, BOD के द्वारा भी कर सकते हैं, और pH के द्वारा भी हम कर सकते हैं पर हाइड्रोजन। प्रोटीन सिंथेसिस अकर ऑन। जो प्रोटीन संश्लेषण होता है, प्रोटीन संश्लेषण किसमें होता है? आपके ऑप्शन है राइबोसोम में, लाइसोसोम में, न्यूक्लियस या क्लोरोप्लास्ट में। जो प्रोटीन
संश्लेषण जो होता है वो किस में होता है, वो राइबोसोम में होता है प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन की फैक्ट्री भी आपसे पूछा जाता है तो उसका राइट भी आंसर राइबोसोम होगा। इन इंडक्शन हाउ डज द ट्रांसफर ऑफ चार्जेस टेक प्लेस, प्रेरण में आवेशों का स्थानांतरण कैसे होता है। जो प्रेरण में आवेशों का स्थानांतरण करते हैं कैसे करते हैं, आपके ऑप्शन है स्पर्श से यानी टचिंग, रबिंग रबर करने से, फ्रॉम अ डिस्टेंस दूरी से, या ईदर बाय रबिंग और टचिंग, या तो रगड़ने से या स्पर्श से। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है दूरी से। प्रेरण में जो आवेशों का जो स्थानांतरण होता है कैसे होता है, वो दूरी से होता है यानी बाय फ्रॉम अ डिस्टेंस। एसआई यूनिट ऑफ करंट यानी धारा का जो एसआई मात्रा है वो कितना है, एम्पियर, आपके ऑप्शन है वोल्ट, ओम या म्यू। तो इसके जो राइट आंसर वो है एम्पियर। जो करंट की जो एसआई यूनिट होती है उसको हम एम्पियर कहते हैं। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग द प्योर मेटल इज डिपोजिटेड, जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दौरान शुद्ध धातु निक्षेपित होती है किस में होती है, आपके ऑप्शन है कैथोड पर, एनोड पर, कैथोड या एनोड दोनों पर, या विद्युत अपघटय सेल के पैरों पर यानी कि एट बॉटम ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दौरान जो शुद्ध धातु जो निक्षेपित होती है यानी द प्योर मेटल इज डिपोजिटेड एट द, जो काय पे होती है। तो इसका जो राइट आंसर तो वह है एथोड कैथोड, जो कैथोड प्लेट होती है उस पर होती है। तो कैथोड इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है। धातु अच्छे चालक नहीं होते, सब मेटल्स कंडक्टर हीट बेटर देन अदर, यानी कथन सही है। यानी दो धातुओं के संपर्क में नहीं होने पर भी ऊष्मा एक धातु से दूसरी धातु तक चालित हो सकती है, यानी हीट कैन बी कंडक्टेड फ्रॉम वन मेटल टू अनदर इवन इफ दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट विद ईच अदर। या सेकेंड लास्ट वाला, यानी कि when two metal rods are placed in contact with each other heat can flow from one other even if they are the set temperature। जब दो धातु क्षणें एक दूसरे के संपर्क में रखी जाती है तो इनके समान ताप पर होने पर भी ऊष्मा से एक दूसरे की ओर प्रवाहित हो सकती है। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो है बी, यानी कुछ चालक अन्य चालकों की तुलना में अच्छी तरह ऊष्मा का चालन करते हैं। तो ये इसका राइट आंसर है। तो और बाकी के ऑप्शन में गलत है। आपका राइट है, कुछ चालक जो होते हैं अन्य चालक की तुलना में अच्छी तरह से ऊष्मा का संचालन करते हैं। द कैपिलरी ट्यूब ऑफ ए क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज़ अ काइंड, एक चिकित्सीय उपयोग के थर्मोमीटर की किस नली में एक किंक होती है, क्या होती है। तो आपके ऑप्शन हैं टू इंक्रीज द एक्सपेंशन ऑफ मर्करी, पारे के प्रसार को बढ़ाने के लिए, so that level of the mercury does not fall as soon as thermometer is taken out of the mouth, यानी ताकि मुंह से बाहर निकालते ही थर्मामीटर में पारे का स्तर नीचे आ जाए। जिस तीसरा ऑप्शन है टू यूज लेस मर्करी, पारे के उपयोग को कम करने के लिए। ऑप्शन डी है टू हेल्प अस सी इट बेटर, इसे स्पष्ट रूप से देखने के लिए। एक चिकित्सीय उपयोग के थर्मामीटर की केस नली में एक किंक क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या हुआ, तो इसका जो राइट आंसर वो है ताकि मुंह से बाहर निकालते ही थर्मामीटर में पारे का स्तर नीचे आ जाए। तो ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन का, द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इंक्रीज, एक विद्युत चुंबकीय प्रबलता कैसे बढ़ाई जाती है। तो कैसे बढ़ी, कुंडली में घेरों की संख्या के आधार पर, कुंडली में प्रवाहित धारा को बढ़ाकर, कुंडली के लिए नर्म लोहे कोर को उपयोग करके, या ये सभी। तो इसका जो 16 का जो आंसर, तो 16 आंसर है ये सही। एक विद्युत चुंबक की प्रबलता कैसे बढ़ाई जाती है, तो कुंडली के घेरों की संख्या को बढ़ाकर, अगर उसकी संख्या बढ़ा दें तब भी बढ़ सकती है। कुंडली में प्रवाहित धारा को बढ़ाकर, अगर जो इसके अंदर करंट फ्लो है उसको भी बढ़ा सकते हैं। कुंडली के लिए नर्म लोहे का उपयोग करके, यानी जो नर्म लोहा होता है सॉफ्ट आयरन उसका यूज करेंगे तभी हम इसकी प्रबलता को इंक्रीज कर सकते हैं। साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू, ध्वनि निम्न में से किसमें गति नहीं कर सकती, किसमें नहीं कर सकती, वायु, वाटर, आयरन या वैक्यूम। तो हमारी जो साउंड होता है, साउंड हमारा वायु में भी कर सकता है, वाटर में भी कर सकता है, आयरन लोहा में भी कर सकता है, लेकिन कहाँ नहीं कर सकता, तो ये वैक्यूम के अंदर गति नहीं कर सकता है। टू वायर्स ए एंड बी ऑफ इक्वल लेंथ डिफर ओनली इन देयर थिकनेस इज थिनर देन बी, तो इफ बोथ आर प्लग्ड विद सेम फोर्सेस, यदि समान लंबाई के दो तार हैं ए और बी जो केवल मोटाई में अलग अलग हैं, ए बी से पतला है यानी बी मोटा तार है, ए पतला है, ये दोनों को समान बल से उठाया जाता है, तब क्या हुआ, ए बी से अधिक तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है, ए बी से कम तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है, या दोनों समान ध्वनि उत्पन्न करते हैं, इनमें से कोई नहीं। यानी हमारे पास 2 वायर्स हैं और दोनों ही वायर्स एक जो कम पतला है, बी ज़्यादा मोटा है, तो ये जो है जो बी से अधिक तारत्व की क्या है ध्वनि उत्पन्न करता है,
यानी ए का जो साउंड है वो बी के साउंड से ज़्यादा होगा। तो इसका राइट आंसर पहला वाला है। When a body is negatively charged by friction it means, जब एक पिंड को घर्षण के द्वारा ऋणात्मक आवेशित किया जाता है तो इसका मतलब क्या है? तो इसका जो मतलब है आपके ऑप्शन पहला वाला जो है, द बॉडी हैज़ एक्वायर्ड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पिंड ने अधिकता से इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए हैं। द बॉडी हैज़ एक्वायर्ड एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स, पिंड ने अधिकता से प्रोटॉन प्राप्त किए हैं। द बॉडी हैज़ लॉस्ट सम इलेक्ट्रॉन्स, पिंड ने कुछ इलेक्ट्रॉन खोए हैं। द बॉडी हैज़ लॉस्ट सम न्यूट्रॉन्स, पिंड ने कुछ न्यूट्रॉन्स खोए हैं। जब एक पिंड को घर्षण के द्वारा ऋणात्मक आवेशित किया जाता है तो इसका जो मतलब होता है, यानी पिंड ने अधिकता से इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए हैं, यानी इसका राइट आंसर द बॉडी हैज एक्वायर्ड एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स। जो बी वाला इसका राइट आंसर हो गया। इफ ए चार्ज्ड बॉडी अट्रैक्ट्स अनदर बॉडी द चार्ज इज ऑन द अदर बॉडी, यदि एक आवेशित पिंड दूसरे पिंड को आकर्षित करता है तो दूसरे पिंड पर आवेश क्या हो सकता है? या तो वो नेगेटिव होगा, या पॉजिटिव होगा, या जीरो होगा, या नेगेटिव पॉजिटिव जीरो, यानी तीनों होने की संभावना हो सकती है। जैसे कि एक आवेशित पिंड है दूसरे पिंड को आकर्षित करता है तो दूसरे पिंड पर आवेश का क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी ये एक चार्ज बॉडी है जो एक दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, तो चार्ज ऑन द अदर बॉडी का, जो दूसरी बॉडी का चार्ज है वो क्या हुआ? दूसरी बॉडी का चार्ज कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर वो है डी। डिटर्जेंट डैश द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव क्या है? तो आपके ऑप्शन है, ये अपमार्जक जल का जो पृष्ठ सरफेस टेंशन है वो क्या करता है? कम करता है, या बढ़ाता है, या उतना ही रखता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारे जो अपमार्जक होता है, यानी कि हमारा जो डिटर्जेंट होता है, अगर वो वाटर के अंदर मिला दिया जाए तो सरफेस टेंशन उसका क्या होगा? तो सरफेस टेंशन जो होता है उसको रिड्यूस करता है, यानी कि कम करता है। The pH value of the solution in which a particular amino acid does not migrate under the influence of electric field is called, विलयन के उस pH मान को क्या कहा जाता है जिस पर विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में ध्रुवीय एमिनो एसिड्स का अभिगमन नहीं होता है? उसको क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है इलेक्ट्रिक पॉइंट यानी यूकेटिक पॉइंट, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, या एफ्यूजन पॉइंट्स। तो हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम जो कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। यानी विलयन के उस pH मान को क्या कहते हैं? तो उसके विलयन का जो pH मान होता है उसको हम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अभी तक ये सेशन कैसा लगा? वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एंड चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू इज इन ऑर्डर, जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है उसको कैसे होती है, यानी किस बेसिस पे होती है? फैट, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, या फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन, या प्रोटीन। तो हमें जो इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है सबसे ज़्यादा होती है फैट्स की, उसका कार्बोहाइड्रेट्स की, देन प्रोटीन की। तो इसका जो राइट आंसर वो है सी, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन कैलोरीफिक वैल्यू। डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, यानी कि विटामिन ए की कमी से क्या परिणाम हो सकते हैं? स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी हिराकटा। तो विटामिन ए की कमी से जो है नाइट ब्लाइंडनेस की जो क्या होते हैं, जो बीमारी हो सकती है। बैकलाइट क्या है? आपके ऑप्शन है एडिशन पॉलीमर, इस्टोमर, इलास्टोमर, थर्मोप्लास्टिक, या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो इसका जो राइट आंसर वो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, डी वाला। एयर पॉल्यूशन, पॉल्यूटेंट्स दैट रिड्यूस फोटोकेमिकल स्मॉग, वायु प्रदूषक जो प्रकाश रासायनिक धुंध उत्पन्न करता है क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ओजोन, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस ऑक्साइड, पेन, या एक्रोलिन, या इसका जो है चौथा वाला यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो जो वायु प्रदूषक जो प्रकाश रासायनिक धुंध को उत्पन्न करते हैं उसको हम कहते हैं, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, पेन हो गया, एक्रोलिन हो गया। एंड जय हिंद।